दोस्तों, हमारा सूरज आदित्य, क्या आप जानते हैं कि हमारा सूरज कितना बड़ा है? तो आइए एक कंपैरिजन को देखते हैं। पहले तो मैं आपको सूरज का साइज दिखा देता हूं। सारे प्लैनेट से कंपेयर करें तो सूरज की साइज इतनी बड़ी है कि आपके मन में जैसा भी इमेज है सूरज को लेकर, तो अभी उस सब को आप भूल जाओ, क्योंकि रियलिटी उस सब से बिल्कुल भी डिफरेंट है। वो इतना बड़ा है कि धरती उसके सामने एक छोटे से मार्बल की तरह नजर आती है। इनफैक्ट जो सबसे बड़े प्लेनेट है जुपिटर और सैटर्न, वो भी इतने छोटे नजर आते हैं। इसी सूरज का अध्ययन करने के लिए इसरो ने फाइनली लॉन्च कर दिया है आदित्य L1 को। ये भारत का पहला स्पेस मिशन होगा जो कि सन की स्टडी करेगा, यानी चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद चंद्रयान के बाद सूरज की स्टडी की जाएगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि धरती पर जो भी जीवन है उसका मेन सोर्स हमारा सूरज है। हम और आप जो खाना खाते हैं, जिसके चलते आप जिंदा हो, सूरज ना हो तो खाना भी नहीं मिलेगा हमें और हम मर जाएंगे। तो सूरज की एक्चुअली हमारी लाइफ को मेंटेन करने में क्या रोल प्ले करता है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी कई चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। सूरज की रिस्क फ्रॉम दी सन। आपको मैं बता दूं, सूरज से अल्ट्रा वायलेट रेज और कई ऐसे सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, रेडिएशन निकलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल और ख़तरनाक है। सन से जो रेज निकलती है उसकी बात करें तो कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब जितनी तरह की रेज है वो सन एब्जॉर्ब भी करता है अपनी तरफ और दूसरी तरफ रेडिएट भी करता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो सैटेलाइट धरती का ऑर्बिट करते हैं, जैसे कि जो टेलीविजन देखते हैं आप लोग, छत पर हम जो एंटीना लगाए हुए हैं उसमें चैनल सैटेलाइट से ही आते हैं। जीपीएस सैटेलाइट के थ्रू ही काम करता है। मोबाइल डेटा, वाईफाई सब कुछ ऑफ कर दो, खाली जीपीएस ऑन कर लो, तब भी जीपीएस ट्रैकिंग हो पाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका फोन जीपीएस सैटेलाइट से कनेक्टेड है। तो कभी कभी क्या होता है कि सन के इन्हीं रेज के चलते कई सैटेलाइट्स पीरियडिकली डैमेज हो जाते हैं। इसके चलते कुछ तो कंप्लीटली डैमेज हो जाती है परमानेंटली, और वो बस स्पेस डेब्रिज बनकर रह जाती है। और दूसरी कुछ ऐसी होती है जिनका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है। और यही कारण है कि सन के रेज को स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और ये जो हमारा आदित्य L1 है, ये सन की इसी चीज़ को स्टडी करेगा। सन की 3 लेयर्स है, यानी फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना, उनको स्टडी करेगा। और जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसको कोरोना कहते हैं, उसको ये स्टडी करेगा। और आदित्य L1 में एक पार्टिकल डिटेक्टर भी लगा हुआ है, यानी सन से आ रहे कोई भी पार्टिकल, अगर कोई नोबल पार्टिकल हो जो कि विज्ञान ने आज तक नहीं देखा है, जो कि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि साइंस को सब कुछ भी पता नहीं होता है, तो ऐसा कोई नया पार्टिकल अगर एमिट हो रहा हो सन से या फिर यूनिवर्स के किसी भी तरह से, तो उसको भी ये आदित्य L1 स्टडी करेगा। ये आदित्य L1 जिस जगह पर रहेगा वो एक सिंगल पॉइंट होगा, यानी वो मूव नहीं करेगा। क्योंकि जब भी आपके मन में कोई सैटेलाइट की इमेज आती है तो वो मूव करते हुए आती होगी, चलते हुए आती होगी, मूव करता है, घूमता है और इंस्पेक्शन करते रहता है। लेकिन ये एक ऐसा सैटेलाइट होगा, और अभी ऐसा सैटेलाइट वहां पर गया हुआ है जो कि एक जगह पर रहकर लगातार ऑब्जर्व करेगा सन को, और ना कोई एक्लिप्स यानी ग्रहण या फिर ना कोई प्लेनेट आदित्य और सन के बीच में आएगा। ये एक ऐसी जगह पर है जिसको लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। लैग्रेंज पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वो एक जगह पर रह पाएगा, यानी ये पॉइंट स्पेस के पार्किंग स्पॉट की तरह होता है, जहां पर कोई भी सैटेलाइट बिल्कुल स्टिल एक ही जगह पर रह पाएगा।
क्या है कि स्पेस की प्रॉपर्टी तो आप सभी लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा। आप जानते ही होंगे कि अगर किसी चीज को मूव करा दिया जाए तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होता है तो मूव करता ही रहेगा स्ट्रेट लाइन में। अगर उस ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारी चीजें हैं तो जिसका सबसे ज्यादा ग्रेविटी होगा उसी की तरफ वो खींचा चला आएगा। तो बता दें कि आदित्य L1 सन के बहुत पास आ गया तो सन उसको सिंपली अपने ग्रेविटी से अट्रैक्ट कर लेगा और वो सन में जाकर भस्म हो जाएगा। ये दिक्कत है। और दूसरी दिक्कत ये है कि वो स्पेस के उस जगह पर है जहां पर धरती की ग्रेविटी ज्यादा इफेक्ट करती है या उसी तरफ खींचा चला जाएगा तो ये उसकी तरफ खींचा चला जाएगा, जिससे कि बचने के लिए हमें एडिशनल फ्यूल की जरूरत पड़ेगी उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन स्पेस में मौजूद इन पार्किंग पॉइंट, इन अमेजिंग पार्किंग स्पॉट, इन लैग्रेंज पॉइंट की खास बात ये है कि ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर न सन की ग्रेविटी ज्यादा इफेक्ट करती है न धरती की। इन दोनों ग्रेविटी की खिंचाव एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती है और इससे एक ऐसा पॉइंट बनता है जहां पर स्पेस क्राफ्ट आराम से रह सकता है। जब तक चाहे तब तक वो बिल्कुल सेफली तरीके से रह सकता है। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 5 ऐसे पार्किंग स्पॉट, 5 ऐसे लैग्रेंज पॉइंट मौजूद है और आदित्य L1 जो है इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। ये जो पहला पार्किंग स्पेस है L1, वहां पर ये जाके बैठेगा और आदित्य मतलब सूरज और L1 मतलब ये स्पेस का पार्किंग पॉइंट और इसलिए इस मिशन का नाम दिया गया है आदित्य L1। आदित्य L1 को लगभग 4 महीनों से कुछ ज्यादा समय लगेगा अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, यानी उसी लैग्रेंज पॉइंट तक पहुंचने के लिए। वो लैग्रेंज पॉइंट धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है और आपने तो सुना ही होगा कि चांद करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर है, यानी लगभग 4 लाख मान लेते हैं। ये लगभग उससे 4 गुना ज्यादा दूरी पर है, यानी 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाकर अपनी ड्यूटी निभाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी आपको पता होनी चाहिए कि सन से कभी कभी सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म भी निकलते हैं, यानी जिस तरह धरती पर तूफान आता है उसी तरह अगर हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म भी आता है और इससे हमारे धरती के एनवायरनमेंट को फर्क पड़ता है। ये इतना इम्पोर्टेंट है और ये भी एक्चुअली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टडी सब्जेक्ट होने वाला है। इसीलिए आदित्य L1 एक ऐसे रीजन में रहेगा जहां पर उसको किसी भी तरह की डिस्टरबेंस नहीं फील होगी, यानी वहां से वो कंटिन्यूसली उसको देखेगा और सन को स्टडी करेगा। और आपको टर्म एक ये भी बता दूं, सोलर वेदर, ये जो सोलर वेदर टर्म है इस पर ध्यान दो। जिस तरह वेदर यानी क्लाइमेट धरती पर होता है वैसे ही सोलर वेदर भी होता है, स्पेस वेदर भी होता है, यानी आसमान का भी क्लाइमेट होता है लेकिन धरती के क्लाइमेट की तरह नहीं होता है। इस धरती की क्लाइमेट में विंड होता है, हवा होती है, स्ट्रोम होता है, बादल होते हैं। वैसे ही स्पेस का क्लाइमेट होता है, उसमें स्पेस की अलग अलग रेंज होती है। आदित्य L1 के मिशन के ड्यूरेशन की बात करें तो जो प्लान किया गया है वो है 5.2 ईयर्स। ये जो मैंने कहा प्लान किया गया है, ये ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बहुत कुछ प्लान किया जाता है लेकिन स्पेस एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल जगह है और वहाँ पर अक्सर वर्स्ट केस को लेकर चलना पड़ता है, यानी यही रीजन है कि 5.2 ईयर्स प्लान किया गया है। लेकिन ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। आदित्य L1 पर जनवरी 2008 से काम चल रहा है। 2008 में एक एडवाइजरी कमेटी बैठी गई थी, तब से इसका काम शुरू किया गया था। फिर 2016-17 में सिर्फ 3 करोड़ का बजट एक्सपेरिमेंट के लिए दिया गया, यानी एक्सपेरिमेंटल बजट 3 करोड़ दिया गया और उसके बाद इस मिशन में और डेवलपमेंट हुई और फाइनली इनका नाम तय किया गया आदित्य L1। और फाइनली जब सब कुछ प्रिपेयर हो गया, सारा मैप और सारी प्लानिंग पेपर पर हो गई, उसके बाद 370 करोड़ का बजट तय किया गया और उतना पैसा इसरो को एलोकेट किया गया और फाइनली इतने पैसे से ये बनकर तैयार हुआ
और लॉन्च भी हुआ। सूरज का जो मैग्नेटिक स्ट्रॉम है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, उससे ये स्पेस क्राफ्ट भी इनफैक्ट डैमेज भी हो सकता है और इसलिए वर्स्ट केस को मानते हुए इसमें बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है ताकि मैग्नेटिक स्ट्रॉम आए भी तो कुछ ज्यादा इशू ना हो। और इसकी स्टडी की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि सन का जो रेडिएशन है या फिर जो भी चीजें सन से निकलती है धरती की तरफ, वो धरती के डायनेमिक्स को, धरती के एटमॉस्फेयर को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कैसे इफेक्ट करता है, इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग अभी ना नासा को है, ना यूरोपियन स्पेस एजेंसी को है, ना किसी वैज्ञानिक को है, क्योंकि हम उसका 1% भी नहीं जानते। नासा का जो सोलर पार्कर प्रोब है जो कि सन को ऑलरेडी स्टडी कर रहा है, वो भी डेटा कलेक्ट करने में ही लगा हुआ है और आदित्य L1 भी उसी डेटा कलेक्शन में एक एक्सटेंशन होगा, एक बहुत ही बड़ा एक्सटेंशन जो कि बहुत तेजी से डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। सोलर पार्कर प्रोब और आदित्य L1 ये दोनों मिलकर एक ऐसे डेटा को प्रोवाइड करेगा जिससे ह्यूमैनिटी का जो नॉलेज है सन के बारे में और सन से निकलते रेंज के बारे में, जिससे ये धरती पर बहुत असर पड़ता है। भले ही वो असर दिखाई नहीं देता है लेकिन पड़ता तो जरूर है, तो इनको जानने में बहुत मदद मिलेगी हमें। आदित्य L1 जिस जगह पर खड़ा होगा उस जगह से जो व्यू मिलेगा उनको टैग भी किया गया है अनइंटरप्टेड व्यू का, जिसे हम कहते हैं अनइंटरप्टेड एक्सपीरियंस। वैसे ही इस आदित्य L1 को सन का अनइंटरप्टेड व्यू मिलेगा ताकि ये अपने रिसर्च को कैरी कर सके। नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है उसकी बजट थी $1.5 बिलियन, यानी करीब 12,000 करोड़ रुपए। लेकिन आदित्य L1 का जो बजट है, जैसा कि मैंने बताया, 378 करोड़ सोलर पार्कर प्रोब से करीब 33 गुना कम दोस्तों। और ये 2018 में लॉन्च हुआ था और सन का सबसे आउटर लेयर है जिसे कोरोना कहा जाता है, इसी को स्टडी करता है ये प्रोब। आपको पता है ये सोलर पार्कर प्रोब लगभग 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सूरज के पास ट्रेवल करता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी स्पीड 7 लाख किलोमीटर पर घंटे है और इसके साथ ही ये बन गया है द फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट एवर बिल्ट बाय ह्यूमंस। तो ऐसे ही कुछ इंडिया का भी आदित्य L1 होगा जो कि सन को स्टडी करेगा, लेकिन जो सोलर पार्कर प्रोब है वो सन के बहुत ही करीब जाकर इसका इंस्पेक्शन कर रहा है। और ये हमारा आदित्य L1 ये जस्ट शुरुआत है, स्टार्टिंग एक एक्सप्लोरेशन का, जो आगे जाके और भी एडवांस होगा। ये तो लैग्रेंज पॉइंट से सन को रीड करेगा, लेकिन इसरो के कई ऐसे प्लान्स फ्यूचर में आएंगे जिसमें सूरज के और भी करीब जाया जा सकता है, जैसा कि सोलर पार्कर प्रोब कर रहा है इतने कम बजट में, सिर्फ और सिर्फ 378 करोड़ में। इतना ज्यादा बजट इफिशिएंट मिशन भी अपने आप में एक वंडर है और इसरो पूरे विश्व में इसके लिए भी जाना जाता है दोस्तों कि इसरो जो है वो अपने मिशन को बहुत इफिशिएंट तरीके से करता है और अन्य गैर जरूरी तौर पर रिसोर्सेस को वेस्ट नहीं करता है। इतने लीस्ट पॉसिबल प्राइस में किसी मिशन को इसरो ही अंजाम देता है, चाहे वो मंगलयान की बात हो या फिर चंद्रयान की बात हो या फिर सूर्ययान यानी आदित्य L1 की बात हो। अच्छा, वैसे आपको क्या सन बहुत बड़ा लगता है साइज में? जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया इतना बड़ा साइज है कि धरती उसके सामने एक मार्बल समान है, बट इनफैक्ट जो भी चीज बड़ी है उससे भी बड़ी बड़ी चीजें अंतरिक्ष में मौजूद है। यानी जो हमारा सन है उसका मैं आपको एक डिपिक्शन दिखाता हूँ। ये सन जो कि ठीक से दिख भी नहीं रहा है, बगल में सीरिया तारा, उसके बाद पोलक्स तारा, उसके बाद में अल्ट्रारेस तारा, उसके बाद में आर्कटुरस तारा, उसके बाद लिगल तारा जो कि सन से बहुत ही बड़ा है। सन से इतना ज्यादा बड़ा है कि लिगल सन उसके सामने एक छोटा सा मार्बल के बराबर है। लेकिन ये भी कुछ नहीं है दोस्तों, अगर हम और भी बात करें तो इससे भी बड़ा एक बीटलग्यूज गाम का तारा है। बीटलग्यूज भी असल में कुछ भी नहीं है दोस्तों, इससे भी और छोटा करें तो एंट्रेस्ट नाम का एक और तारा है और इसके सामने तो सन एक धूल के कण के बराबर है। आई होप आपने ये वीडियो को एंजॉय जरूर किया होगा। वीडियो शेयर जरूर करें ताकि सबको नॉलेज पहुंचे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक आप मेरी और भी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। सब्सक्राइब